किसान साथियों, कई बार ऐसा होता है कि हमारी धान की फसल में पीलापन हो जाता है, यानी पत्तों में पीलापन आ जाता है, पत्तियां एकदम पीली हो जाती हैं और हमें उसके बारे में पता नहीं चलता है कि हाँ, हमारी फसल में पीलापन क्यों आ गया है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हम जानेंगे कि धान के पौधे में पीलापन क्यों हो जाता है, इसके कुछ कारण क्या होते हैं और उसका हम नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। जो पीली फसल है उसको दोबारा से हम हरा भरा कैसे कर सकते हैं, अच्छी ग्रोथ हम दोबारा से कैसे पा सकते हैं। तो एकदम कंप्लीट जानकारी देने का प्रयास करेंगे, तो पूरा वीडियो किसान साथियों आप ज़रूर देखिएगा। और कुछ भी आपको अगर सवाल हो, कोई आपका या सुझाव हो, तो आप कमेंट करिए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि जो पीलापन होता है किन वजह से होता है, इनके कारण क्या होते हैं। पहले कारण के बारे में जानते हैं। तो पहला और सबसे बड़ा कारण होता है नाइट्रोजन की कमी। किसान साथियों, अगर धान की फसल में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो भी पीलापन आ जाता है। नाइट्रोजन की कमी से पीलापन जो आएगा वो नीचे से शुरू होगा, यानी जो पुरानी पत्तियां होती हैं, नीचे वाली पत्तियां होती हैं, उसमें पहले पीलापन आता है। तो समझ लीजिए कि आपकी फसल में नाइट्रोजन तत्व की कमी होने लगी है। जब पीलापन होगा तो पौधे की बढ़वार भी रुक जाती है, ग्रोथ भी रुक जाती है, अच्छे से विकास नहीं होता है और कहीं ना कहीं उपज में भारी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। तो पहला वजह होता है नाइट्रोजन की कमी। इसकी पूर्ति मतलब इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, तो आपको नाइट्रोजन का उपयोग करना पड़ेगा। नाइट्रोजन का उपयोग आप किस तरह से करिए, अगर आपने सही समय पे यूरिया नहीं डाली है तो इसका जो है कमी हो सकती है। तो अगर आपको कमी के लक्षण दिखाई देते हैं तो आप 20 से 30 किलो तक यूरिया डाल सकते हैं। वैसे यूरिया धान में 3 बार डालिए। पहली बार रोपाई से 10 दिन तक, दूसरी बार 20 से 30 दिन तक और अंतिम बार 40 से 50 दिन तक। अगर आप धान की रोपाई के समय डीएपी खाद डालते हैं या कोई एनपीके डालते हैं तो रोपाई के 10 दिन के भीतर आपको यूरिया देना होता है। लगभग 1 सप्ताह से 10 दिन तक यूरिया 15 से 20 किलो पहली बार डालिए। दोबारा से यूरिया लगभग 25 दिन के आसपास डालिए आप 30 से 40 किलो, और अंतिम यूरिया 40 से 50 दिन तक 30 से 40 किलो आपको देना होता है। अगर आप डीएपी या एनपीके 12-32-16 का इस्तेमाल करते हैं तो वहीं अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट के साथ रोपाई करते हैं तो यूरिया 4 बार डालिए। पहली बार रोपाई के समय यूरिया 15 से 20 किलो, दूसरी बार फिर से 1 सप्ताह से 10 दिन तक यूरिया 15 से 20 किलो, और दूसरी बार यूरिया वही 25 दिन के आसपास 30 से 40 किलो, मतलब तीसरी बार यूरिया 25 दिन पे 30 से 40 किलो, और आखिरी यूरिया 40 से 50 दिन पे 30 से 40 किलो आपको इस्तेमाल करना होता है। तो अगर आप इस तरह से यूरिया डालेंगे तो निश्चित ही आपकी फसल में नाइट्रोजन की कमी नहीं होने वाली है। फिर भी अगर आप कुछ गलती करते हैं, जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है उसमें यूरिया डाल देते हैं, या पानी बह रहा है उसमें यूरिया डालते हैं, तो भी वो सही से काम नहीं करती है। और बहुत तेज़ धूप हो या बहुत तेज़ हवा चल रही हो उस समय भी यूरिया डालने से बचना चाहिए। सुबह या शाम के समय आप यूरिया डाल सकते हैं। शाम के समय डालना थोड़ा ज़्यादा बेहतर रहेगा जब हवा थोड़ा कम चलती हो। तो यूरिया समय से डालिए। मान लीजिए कमी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो क्या करें, तो आप यूरिया 20 से 30 किलो आप डाल सकते हैं, या फिर आप नैनो यूरिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो थोड़ा जल्दी काम करेगा। 2 ml से 4 ml पर लीटर पानी के हिसाब से आप नैनो यूरिया का इस्तेमाल भी किसान साथी कर सकते हैं। तो पहला चीज़ हो गया, नाइट्रोजन की कमी से पुरानी पत्ती में आपको जो है पीलापन दिखाई देगा और आपके पौधे का विकास रुक जाएगा। अब जानते हैं दूसरा मतलब दूसरे कारण क्या होते हैं। तो दूसरा कारण होता है जिंक की कमी। अगर धान की फसल में जिंक की कमी हो जाती है तो भी आपकी फसल में पीलापन आ जाता है। पौधे की पत्तियां छोटी हो जाती हैं, पौधे का विकास रुक जाता है, पत्तियों के किनारे पे भी आपको सूखापन नज़र आ सकता है। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है जिंक की तो खैरा बीमारी भी हो जाती है। इसके ऊपर हमने वीडियो भी बनाया हुआ है, धान में कौन कौन सी बीमारियां, कौन कौन सी कीटों का अटैक ज़्यादा होता है, तो उसके लिए आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। अगर जिंक की कमी के लक्षण आपको दिखाई देते हैं, मैं कुछ इमेज भी आपको लगा के यहाँ पे दोनों साइड पे दिखा दूँगा, तो आपको क्या करना है, जिंक की कमी के लक्षण दिखाई देने पे जिंक मिट्टी में न डालें, जिंक का स्प्रे करें, और वो भी चिलेटेड वाला जिंक का स्प्रे करें, तो इसकी कमी के मतलब जो है जल्दी दूर हो जाएगी। तो जो चिलेटेड जिंक आती है 12% वाली इडिट्रियल जिंक, लगभग आपको 150 ग्राम तब आपको डालना है पर एकड़ के हिसाब से आपको इसका इस्तेमाल करना है। साथ में यूरिया मिला सकते हैं या फिर कोई भी दूसरी खाद के साथ एनपीके वगैरह के साथ भी डाल सकते हैं, बस अलग अलग घोलना पड़ेगा। और इसका स्प्रे करेंगे तो आपके पौधे में
जो है जिंक की पूर्ति भी हो जाएगी और इसकी कमी भी दूर हो जाएगी। हाँ, अगर आप मिट्टी में जिंक डालते हैं तो 20-25 दिन पे 33% वाला जिंक 5 से 7 किलो या 21% वाला जिंक 8 किलो से लेकर 10 किलो डालना होता है। अगर आप जिंक का स्प्रे करते हैं तो 3 बार डालना होता है। पहली बार 25 दिन पे, दूसरी बार 45 दिन पे और तीसरी बार आपको डालना होता है लगभग बाली आने से पहले। आप 33% वाला जिंक भी स्प्रे विधि से डाल सकते हैं, लगभग 700 ग्राम मात्रा, साथ में 2 किलो यूरिया। आप 21% वाला जिंक भी स्प्रे विधि से डाल सकते हैं, लगभग 1 किलोग्राम मात्रा, साथ में 2 किलो यूरिया। या फिर 12% वाला जिंक 100 से 150 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से डालना है। जिंक का स्प्रे करते हैं तो यूरिया आप मिलाना पड़ेगा 2 किलो के आसपास या 3 किलो तक, या बुझे हुए चूने का पानी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिंक की आप स्प्रे विधि से पूर्ति करें तो अच्छा रहेगा, और कमी के लक्षण दिखाई देते हैं तो स्प्रे करना ही बेहतर रहेगा। मिट्टी में डालेंगे तो उसमें लंबा समय लगता है पौधे तक पहुंचने के लिए। तीसरा कारण हो सकता है सल्फ़र की कमी। धान की फसल में अगर सल्फ़र की कमी हो जाती है तो खासकर जो धान की नई पत्तियां निकलती हैं, इसमें पहले हल्का हरापन आएगा, उसके बाद पीलापन आ जाएगा। तो अगर धान की नई पत्ती में पीलापन आ जाता है, पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, बढ़वा रुक जाती है, कल्ले का फुटाव कम होता है, तो सल्फ़र की कमी के लक्षण होते हैं। इसकी पूर्ति के लिए आप सल्फ़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सल्फ़र डालने का अच्छा समय है 20-25 दिन के आसपास। जब आप यूरिया डालते हैं तो सल्फ़र जो 90% वाला आता है, लगभग 3 से 5 किलो तक इसकी मात्रा आप मिट्टी में प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा लाभ मिलेगा और बढ़िया से ये काम भी करेगा। तो सल्फ़र की कमी को भी आपको दूर करना पड़ेगा। तीसरा कारण हो सकता है ज़्यादा पानी। यानी कई बार ऐसा होता है कि हमारी फसल पूरा पानी में डूब जाती है और कुछ दिन तक पानी ना निकलने से भी ये पीलापन आ सकता है। तो इसमें मतलब 2 उपाय हम बता सकते हैं, मान सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारा बहुत नीचे वाला खेत होता है, निचला खेत। अब वहाँ पे तो हमारा कोई भी उपाय काम नहीं करेगा। अगर हम कुछ उपाय आजमाएं भी तो लगभग वो नामुमकिन सा लगता है, क्योंकि बहुत नीचे वाले खेत में हम पानी नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि चारों साइड पे पानी भरा हुआ है। तो हम अकेले कहाँ से पानी निकाल पाएंगे, या फिर आपकी इतनी अच्छी मेड़बंदी हो कि हाँ आप पूरा उसका पानी हटा सकें, तो ये आप कर सकते हैं। दूसरा, कई बार ऐसा भी होता है कि हाँ मतलब हमारा खेत ऐसा होता है कि हाँ हम पानी निकाल सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप पानी को हटा दीजिए। वैसे बहुत बार मैंने देखा कि हाँ पानी अक्सर अगर मान लीजिए भर गया है, मान लीजिए बाढ़ ही आ गई है, तो हम कहाँ से निकाल पाएंगे, तो वो तो अलग की बात होगी। अगर मुमकिन हो, पॉसिबल हो, तो आप कर सकते हैं। मान लीजिए कि हाँ बहुत तेज़ बरसात होगी, आपका निचला खेत है और कुछ समय के लिए ही पानी भरा है, बाद में निकल जाता है, तो आप चाहें तो उसको इंजन की मदद से कुछ पानी निकलवा सकते हैं। अगर आपके पास संसाधन है तो ये आप कर सकते हैं, अन्यथा इसमें कोई उपाय नहीं काम करेगा। पांचवा कारण हो सकता है आयरन की कमी। आयरन की कमी हो जाने से भी पीलापन आ जाता है, और साथ में कुछ पीलापन पे हरी हरी धारियाँ आपको नज़र आ सकती हैं, यानी पत्तियों पे पीलापन रहेगा और हरी रेखाएं आपको नज़र आएंगी। तो समझ लीजिए कि ये आयरन की कमी आपके पौधे में हो गई है। खासकर ऐसे खेत जहाँ पे हल्की मिट्टी होती है, थोड़ा सा बलुई या रेतीली टाइप की मिट्टी होती है, हल्के खेत में हल्की मिट्टी में आयरन की कमी ज़्यादा देखी गई है। आयरन की पूर्ति के लिए हम क्या कर सकते हैं? आयरन की पूर्ति के लिए हम फेरस सल्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो 19% में आता है। तो फेरस सल्फेट आपको डालना अगर कमी हो गई है, लगभग आधा किलो के आसपास, इसका आप स्प्रे विधि से प्रयोग करेंगे तो आप आसानी से जो है इसकी पूर्ति कर पाएंगे। आप चाहें तो फेरस सल्फेट के साथ जिंक सल्फेट भी डाल सकते हैं, साथ में कुछ यूरिया भी डाल दीजिए, ताकि अगर नाइट्रोजन की कमी हो तो दूर हो जाए, जिंक की कमी हो तो दूर हो जाए, और अगर लौह तत्व की कमी हो यानी फेरस यानी आयरन की कमी हो तो भी दूर हो जाए। तो ये 3-4 चीज़ें भी आप एक साथ प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अल्कलाइन मिट्टी में ये समस्या भी हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी मिट्टी अल्कलाइन होती है, वहाँ पे हम तमाम चीज़ें डाल भी देते हैं, लेकिन वो सही से काम नहीं करता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? आप जिप्सम या फिर सल्फर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि मिट्टी का pH वैल्यू अच्छा हो जाए, ताकि आप जो इस्तेमाल करें वो आपके पौधे को मिल सके। तो इसके लिए आपको मिट्टी की जाँच करवाना पड़ेगा, या जो pH मीटर आता है उससे आपको अपनी मिट्टी का pH वैल्यू पता करना पड़ेगा कि आपकी मिट्टी क्षारीय है या अम्लीय है, ताकि आप उस हिसाब से मतलब क्षारीय हो तो क्या करें, अम्लीय हो तो क्या करें। इसके ऊपर अगर आप चाहते हैं कि हम वीडियो लाएं तो आप कमेंट करिए, फ़िलहाल आपको पता चलेगा, तभी आप उसका सही से समाधान कर पाएंगे। इसके अलावा कई बार कीट या बीमारी कोई लग जाती है तो उससे भी पीलापन हो सकता है। जड़ माहू का अटैक होता है तो उससे भी पीलापन हो सकता है। तो इसके लिए आप इमिडाक्लोरोपिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर फिप्रोनिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम चीज़ें हैं जिसका प्रयोग आप कर सकते हैं।
कई बार रूट रॉट या लीफ ब्लाइट में भी पत्तियों में आपके धब्बे आ जाते हैं, पीलापन आ सकता है, तो इससे संबंधित दवा का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने ऐसे बहुत सारे रीज़न बताएं जिसकी वजह से पत्तियों में पीलापन आ सकता है। मुख्तया अगर मान लीजिए नाइट्रोजन, जिंक और सल्फ़र और पीएच ज़्यादा होना, ये ज़्यादा देखा गया है। जड़ माहू में भी पीलापन आ जाता है। तो जो भी आपकी समस्या हो उस हिसाब से आपको इस्तेमाल करना है ताकि उसका ज़्यादा फ़ायदा आपको दिखाई दे सके। तो अगर आपके भी धान की फसल में पीलापन है तो आप उसके लक्षण हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, हम उससे संबंधित समाधान आपके लिए प्रस्तुत कर देंगे। या फिर हम एक नया प्रयास कर रहे हैं कि एक व्हाट्सएप ग्रुप आपके लिए बना रहे हैं, व्हाट्सएप चैनल, जहाँ पे आप अपने जो समस्याएं हैं वो हमसे साझा कर सकते हैं। तो हम जल्द से जल्द इसके बारे में अपनी कम्युनिटी में आपके साथ साझा करेंगे या वीडियो में भी आपको बताएंगे कि हाँ आप हमसे कैसे जुड़ सकते हैं। जैसे कमेंट के माध्यम से कोई चीज़ लिख के बताना और कोई चीज़ दिखाने में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अगर हम कोई चीज़ देखते हैं तो उसके बारे में हमें ज़्यादा पता चलता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कोई प्लेटफार्म के माध्यम से आपसे जुड़ा जाए ताकि वहाँ से आप हमसे कुछ साझा कर सकें, हम भी उसका रिप्लाई आसानी से दे सकें। तो उम्मीद है आज की वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप हमें कमेंट के माध्यम से यह अवश्य बताइएगा कि आपकी धान की फसल कितने दिन की हो गई है। कोई समस्या हो तो उसके बारे में भी आप हमें बता सकते हैं। आज की वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करिएगा, अपने किसान भाई के साथ ये वीडियो आप साझा करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।